उम्मीद है सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में स्वस्थ रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे। ये ऑप्टिक्स का हिंदी मीडियम का क्लास नंबर 8, ठीक है। आज से जो ज्यामितीय प्रकाशिकी है, ज्यामितीय प्रकाशिकी का आज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो शुरू होने जा रहा है, ठीक है। फिर से दोहरा दें, आज से ज्यामितीय प्रकाशिकी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आज से शुरू होने जा रहा है, ठीक है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, अगर आज के टॉपिक को हम लोग ध्यान से नहीं पढ़े और नहीं समझे तो फिर ज्यामितीय प्रकाशिकी का आगे का एक बड़ा हिस्सा जो है वो थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आज वाले क्लास को आप लोग पूरे ध्यान से एक एक जगह पर एक एक चीजों को एकदम ध्यान में रखते हुए पूरे वीडियो को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं फिर बतला दूं, आज का जो टॉपिक है वो ज्यामितीय प्रकाशिकी का जो बचा हुआ यानी एक बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण हिस्सा है यह शुरू होने जा रहा है प्रकाशीय माध्यम का अपवर्तनांक। प्रकाशीय माध्यम का अपवर्तनांक, ये जो शब्द है अपवर्तनांक, ये फिलहाल अभी के लिए सबों के लिए नया है। इसके पहले जो लगा हुआ है प्रकाशीय माध्यम, तो याद दिला दें, बिल्कुल शुरू में बताया गया था वे माध्यम, इसको फिर से दोहरा दे रहे हैं, वे माध्यम चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, ऐसा कोई भी माध्यम जिसमें प्रकाश किरणें गमन करने में सक्षम हो, ऐसा कोई भी माध्यम चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, जिससे होकर प्रकाश किरणें गमन करने में सक्षम हो, उसको कहा जाता है प्रकाशीय माध्यम, ठीक है। तो प्रकाशीय माध्यम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, प्रकाशीय माध्यम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है अपवर्तनांक, ठीक है। पहले फटाफट हम लोग इसकी परिभाषा पर नजर डाल दें। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, याद होगा हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि निर्वात यानी कोई माध्यम नहीं और हवा, ठीक है, इन दोनों में प्रकाश की चाल लगभग समान होती है, जिसका मान भी मैंने बतलाया था लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो फिर से दोहरा दें, हवा या निर्वात में प्रकाश की जो भी चाल होती है और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, इस दोनों के अनुपात को कहते हैं, ध्यान रखेंगे, इस दोनों के अनुपात को कहते हैं उस प्रकाशीय माध्यम का अपवर्तनांक। ये तो बात हो गई परिभाषा की। अब मैं इसको सरल शब्दों में समझा रहा हूं, आप लोग ध्यान से एक एक बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात जो ध्यान में रखना है, जैसे जैसे प्रकाशीय माध्यम बदलता जाता है, प्रकाशीय माध्यम जैसे जैसे बदलता जाता है, प्रकाश किरणों की चाल भी बदलती जाती है। फिर से ध्यान देंगे आप लोग, प्रकाशीय माध्यम अगर बदलता है तो प्रकाश किरणों की चाल भी बदल जाती है। छोटा सा उदाहरण, जैसे मान लेते हैं अगर सड़क, हम लोग पैदल चल रहे हों और अगर सड़क का नेचर, जैसे मान लें सड़क बिल्कुल स्मूथ है तो हम लोग उस पर बढ़िया से चल लेते हैं। अगर सड़क उबड़ खाबड़ है
तो चाल हम लोगों की बदल जाती है। बालू है, चाल बदल जाती है। कीचड़ है, चाल बदल जाती है। प्रकाशीय माध्यम के साथ भी यही बात होती। जैसे एक प्रकाशीय माध्यम में प्रकाश की चाल, ध्यान देंगे, प्रकाश की चाल अलग अलग प्रकाशीय माध्यमों में अलग अलग हो जाती है। अगर हवा में कुछ है तो स्वच्छ पानी के अंदर इसकी चाल बदल जाएगी, पारदर्शी कांच के अंदर इसकी चाल बदल जाएगी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अलग अलग प्रकाशीय माध्यमों में प्रकाश वही है, लेकिन उसकी चाल क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, तो अब फिर से वापस हम लोग यहां आते हैं। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी प्रकाशीय माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसा अभी बतलाया गया, स्वाभाविक बदल जाएगी। इन दोनों का जो भी अनुपात होता है, अनुपात को हम लोग गणित में क्या कहते हैं, भाग। इन दोनों का जो भी अनुपात होता है उसी को कहा जाता है उस प्रकाशीय माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से, गणित के तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल है x, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल है x मान लेते हैं, और किसी दूसरे प्रकाशीय माध्यम में प्रकाश की चाल है y। तो x और y का जो अनुपात होगा, आप लोग अनुपात सब बेहतर समझ रहे हैं, x और y का जो भी अनुपात होगा, तो आप लोग को पता है x और y का अनुपात का मतलब x बटा y। तो इसी x बटे y को हम लोग कहेंगे उस प्रकाशीय माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अब इसको हम लोग संकेत में आते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग दर्शाते हैं, उम्मीद है ये आप लोगों को ये सिंबल पता होगा, इसको पढ़ते हैं म्यू। ठीक है, इस सिंबल को म्यू ग्रीक अल्फाबेट है, किसी के लिए नया नहीं है, ये ग्रीक अल्फाबेट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं उच्चारण इसका म्यू। ठीक है, इसको हम लोग म्यू से दर्शाते हैं। पहला पॉइंट देख लीजिए आप, ये पहला पॉइंट, इसे म्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। और दूसरा पॉइंट जो परिभाषा कह रही है कि म्यू बराबर हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, और चूंकि अनुपात है तो बटे प्रकाशीय माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये तो हो गया परिभाषा जो कह रही है, उसको हम लोगों ने फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लिया। अब एक नई बात, प्रकाश की चाल को हम लोग दर्शाते हैं छोटी सी, प्रकाश की चाल को हम लोग दर्शाते हैं, निरूपित करते हैं स्मॉल सी। ठीक है, लेकिन हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, ध्यान रखेंगे, फिर से दोहरा रहे हैं, हवा में और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग समान होती है। तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग सी के नीचे एक छोटा सा जीरो लगा देते हैं, लेकिन इसका उच्चारण होता है सी नॉट, सी नॉट। तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल को निरूपित करते हैं हम लोग सी नॉट, और किसी भी प्रकाशीय माध्यम में प्रकाश की चाल को किससे दर्शाएंगे, सी। तो म्यू का फॉर्मूला हम लोगों को क्या मिला, सी नॉट बटा सी। म्यू बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सी नॉट बटा सी। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, दिख रहा है आप लोगों को, इसे मात्रक नहीं होती है। अब इस पर आते, मात्रक क्यों नहीं होती, ये भी चाल है, ये भी क्या है, चाल। अगर हम लोग इसका मात्रक लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका भी मात्रक क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड। तो ऊपर और नीचे समान मात्रक होने के कारण कट जाएगा, इसलिए म्यू यानी अपवर्तनांक को मात्रक नहीं होती। अब एक पुरानी बात याद दिला दो, जिसको मात्रक नहीं होती है, जिसको मात्रक नहीं होती है, उस भौतिक राशि को विमीय सूत्र भी नहीं होती। तो तीसरा पॉइंट क्लियर है, क्योंकि यह दो चाल का अनुपात है, इसलिए इसको मात्रक और विमीय सूत्र नहीं होती। अब सबसे महत्वपूर्ण ये चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ये चौथा, माध्यम हवा का अपवर्तनांक कितना आप लोगों को दिख रहा है, 1। यानी माध्यम जो हवा है, प्रकाशीय माध्यम, इसका अपवर्तनांक होता है 1।
लेकिन दिमाग में सवाल उठ गया, कैसे? ये 1 हो गया, ठीक है, कैसे? इसको आप लोग ध्यान देंगे, यहां पर मैं बतला रहा हूं कि कैसे हवा माध्यम, हवा का अपवर्तनांक 1 होती है। ध्यान देंगे आप लोग, म्यू बराबर C0 बटा C, ये तो किसमें हो गया? हवा में, ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल। और अगर माध्यम रहा हवा तो ये भी हो जाएगा हवा में। अगर प्रकाशीय माध्यम रहा हवा तो नीचे भी यहां क्या हो जाएगा? हवा में प्रकाश की चाल। तो ऐसे में म्यू बराबर हवा में होता है C0 बटे, यहां भी अगर प्रकाशीय माध्यम हवा हो जाएगा तो हवा में प्रकाश की चाल पुनः कितना हो जाएगा? C0। ये दोनों कट गया तो कितना हो गया? 1। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर दें, हवा जो प्रकाशीय माध्यम है इसका अपवर्तनांक कितना होती है? 1। ठीक है, अब एक अंतिम पॉइंट, अन्य प्रकाशीय माध्यमों, अन्य का मतलब क्या हुआ? जितने भी प्रकाशीय माध्यम है उसमें हवा को छोड़ दें, हवा को अलग कर दें। जितने भी प्रकाशीय माध्यम है उसमें हवा को अलग कर दें, क्योंकि हवा का मामला में क्या देख रहे हैं? अपवर्तनांक कितना हो जाता है? 1। जितने प्रकाशीय माध्यम है उसमें हवा को आप लोग अलग कर दिए। अब जो भी प्रकाशीय माध्यम बचा उसका जो अपवर्तनांक है उसका मान 1 से अधिक होती है, यानी म्यू ग्रेटर देन 1। फिर यहां पर प्रश्न खड़ा हो गया कि प्रकाशीय, अन्य प्रकाशीय माध्यमों का हवा के अलावे बाकी जितने प्रकाशीय माध्यम है उसका अपवर्तनांक 1 से ज्यादा कैसे? उसको आप लोग यहां ध्यान दें। उसके लिए आप लोगों को एक पुरानी बात बतला दें, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जैसे अगर पूछा जाए एक आदमी को समतल सड़क पर पैदल चलने को कहा जाएगा, फिर उसी आदमी को बालू पर चलने को कहा जाएगा, फिर उसी आदमी को कीचड़ में चलने को कहा जाएगा, क्या तीनों में चाल समान होगी? नहीं। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसा अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, प्रकाश की चाल भी अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती। तो अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि ठीक है, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, तो सबसे ज्यादा किसमें? तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है किस माध्यम में? हवा, सबसे ज्यादा। अब अगर प्रकाश की चाल पानी में हवा की तुलना में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हवा की तुलना में पानी में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, कांच के अंदर और कम हो जाती है। मतलब आप लोग इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे कि हवा के अलावे जितने भी प्रकाशीय माध्यम होते हैं सबों में प्रकाश की चाल हवा की तुलना में घट जाती, यानी P0 जो है वो हमेशा बड़ा होगा P से। मतलब क्या हुआ? हवा में प्रकाश की चाल हमेशा सबसे ज्यादा होती है दूसरे किसी भी प्रकाशीय माध्यम की तुलना में। तो इसको सांकेतिक रूप से कैसे दर्शाएंगे? C0, यानी हवा में प्रकाश की चाल किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल से हमेशा अधिक होती। तो यानी C0 हमेशा ग्रेटर होगा C से। तब इसको अगर इधर लाएंगे तो इधर क्या बचेगा? 1। मैथ का मामला, गणित का मामला है। इसको अगर नीचे लाएंगे तो इधर क्या बचेगा? 1। और C0 बटा C ये किसका फॉर्मूला है? म्यू। तो एक ही जगह पर हम लोग म्यू डाल देंगे तो म्यू ग्रेटर देन 1। लेकिन फिर से दोहरा दें, यहां पर आप लोग ध्यान से सुनेंगे, म्यू ग्रेटर देन 1, यहां पर म्यू क्या है? अपवर्तनांक किसका? प्रकाशीय माध्यम का, लेकिन हवा के अलावे, क्योंकि हवा के लिए तो म्यू कितना हो गया? 1। और हवा के अलावे जितने प्रकाशीय माध्यम होंगे उसके लिए म्यू का मान क्या होता है? 1 से बड़ा होता। अब एक बहुत ही जरूरी बात कि जब अब हम लोग अपवर्तनांक का एक दूसरा पक्ष को समझें।
अपवर्तनांक का हम लोग एक दूसरा पक्ष को समझे। ध्यान से सुनिएगा, पूरा समझ में आ जाए। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अपवर्तनांक जो होता है किसी भी प्रकाशीय माध्यम के लिए एक बढ़िया फैक्टर है या बढ़िया फैक्टर नहीं है। यानी अपवर्तनांक ज्यादा हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा या कम हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बात समझ में आया? तो ऐसी स्थिति में अब हम लोग अपवर्तनांक का एक दूसरा पक्ष को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर म्यू बराबर सी नॉट बटा सी, इसका मान तो फिक्स है यानी अचर है। सी नॉट तो अचर है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए उसको हटा दीजिए। अब अगर ये अचर है तो म्यू का परिवर्तन किसके साथ होगा? सी के साथ। और आप लोगों को दिख रहा होगा ये ऊपर है और ये नीचे है। तो अगर दो रिलेशन, एक रिलेशन में एक राशि एक तरफ ऊपर हो और दूसरे तरफ दूसरी राशि नीचे हो, इसको हम लोग कहते हैं उल्टा, यानी व्युत्क्रमानुपाती। यानी म्यू जो है ये रिलेशन होता है, म्यू जो है सी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए यहां से क्या होगा, अगर म्यू बढ़ा तो सी घट जाएगा, एकदम क्लियर है। अगर म्यू बढ़ा तो सी घट जाएगा, अब म्यू घटा तो सी बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कंक्लूजन ध्यान से सुनेंगे आप लोग, जितना ज्यादा म्यू होगा, जितना ज्यादा म्यू होगा उतना ही कम हो जाएगी चाल। जितना ज्यादा म्यू होगा उतना ही चाल घट जाएगी। अब ये आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप लोग प्रकाश की चाल को ज्यादा लेना चाहते हैं या कम। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं प्रकाश की चाल ज्यादा हो तो ये ज्यादा हो, उसके लिए अपवर्तनांक को क्या होना पड़ेगा? कम। बात समझ में आया? तो अब ये जो रिलेशन बताया जा रहा है इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि क्या अपवर्तनांक प्रकाशीय माध्यमों के लिए एक बढ़िया फैक्टर है या नहीं। क्या अपवर्तनांक प्रकाशीय माध्यमों के लिए एक बढ़िया फैक्टर है या नहीं। तो क्या कंक्लूजन निकला? अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा प्रकाश की चाल उतनी ही घट जाएगी। बात समझ में आया? ठीक ये वही बात हो गई, हम लोग साइकिल चला रहे हैं, रोड बिल्कुल समतल है तो साइकिल चलाने में एफर्ट कम लगेगा, चाल अच्छी होगी। ठीक है, यही अगर रोड बहुत खराब है, उबड़ खाबड़ है, तो हम लोग को एफर्ट तो जो लगाना है लगेगा ही, चाल हम लोग को उतनी मिलेगी नहीं। चाल मेंटेन करना है, एफर्ट बढ़ाना होगा। वही बात लागू होती है अपवर्तनांक में। प्रकाशीय माध्यमों का अपवर्तनांक, प्रकाशीय माध्यमों का अपवर्तनांक जितना बढ़ता है, प्रकाशीय माध्यमों का अपवर्तनांक जितना बढ़ता है प्रकाश की चाल उतनी घटती जाती है। तो हम लोग अगर अपवर्तनांक का विश्लेषण करना चाहें तो हम लोग यही कहेंगे कि प्रकाश की चाल के लिए, प्रकाश की चाल के लिए अपवर्तनांक एक नेगेटिव फैक्टर होता है। प्रकाश की चाल के दृष्टिकोण से अपवर्तनांक एक नेगेटिव फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक प्रकाश की चाल को बाधित करती है, रुकावट डालती है। अपवर्तनांक ज्यादा तो प्रकाश की चाल कम, अपवर्तनांक कम प्रकाश की चाल ज्यादा। ठीक है, तो इस तरह से एक कंक्लूजन अभी जो हम लोगों को उत्पन्न हुआ, एक निष्कर्ष जो हम लोगों ने निकाला कि अपवर्तनांक प्रकाशीय माध्यमों का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि अपवर्तनांक मुख्य रूप से किसको प्रभावित किया। अभी तक के समझाने में क्या निष्कर्ष निकला कि अपवर्तनांक किस पर प्रभाव डालती है? प्रकाश की चाल पर। बात समझ में आ गया? तो अगर किसी भी प्रकाशीय माध्यम का, किसी भी प्रकाशीय माध्यम में अगर प्रकाश की चाल के दृष्टिकोण से अगर उस माध्यम का विश्लेषण करना हो तो हम लोग कहेंगे कि अपवर्तनांक एक नेगेटिव फैक्टर होता है।
ठीक है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, वीडियो को शुरू से देख लेंगे, बार बार देखेंगे, उम्मीद कर रहे हैं कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। अब अपवर्तनांक की जब चर्चा हो रही है, अब अगला जो टर्म आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड पर, वो है सापेक्षिक अपवर्तनांक। ये तो अपवर्तनांक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सापेक्षिक अपवर्तनांक अपवर्तनांक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। तब आप लोग कहेंगे, या आप लोगों के दिमाग में आएगा कि जब ये महत्वपूर्ण है तो इसको क्यों पढ़े। स्वाभाविक है, अगर एक चीज को पढ़ा करके अगले टॉपिक को कहा जाए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो स्वाभाविक है दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है, तब उसको क्यों पढ़े, इसी को डायरेक्ट पढ़ लेते। लेकिन इसको हम लोग इसलिए डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते थे कि इसमें अपवर्तनांक लगा हुआ है और एक शब्द और है सापेक्ष। तो अगर हम लोग अपवर्तनांक ही नहीं समझेंगे तो सापेक्षिक अपवर्तनांक समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले इसमें जो एक शब्द का इस्तेमाल है सापेक्षिक, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं अलग अलग उदाहरण से इसको क्लियर कर रहा हूं। उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोगों को समझ में आएगा। सापेक्षिक, सापेक्षिक का मतलब ऐसे तो सिंपल मतलब होता है के सापेक्ष, लेकिन अब फिर दिमाग में आएगा सापेक्षिक का मतलब के सापेक्ष, इसमें कहां क्लियर हुआ। अब इसका दूसरा मीनिंग ये कहलाता है तुलना। सापेक्षिक का मतलब होता है कंपैरिजन, तुलना। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल, एक एग्जाम में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, एक विद्यार्थी लाया 70 और एक विद्यार्थी लाया 80। तो अब अगर देखा जाए, एक लाया 80 दूसरा लाया 70, तो वो 80 कितने के सापेक्ष, 100 के सापेक्ष। 70 कितने के सापेक्ष, 100 के सापेक्ष। अब अगर दोनों विद्यार्थियों का जो गैप देखेंगे हम लोग, दोनों विद्यार्थियों का अंतर स्पष्ट है, वो 10 है। ठीक है, लेकिन वो 10 किसके सापेक्ष हुआ, 100। अब अगर ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अगर वही एग्जाम 200 नंबर का होता, वही एग्जाम अगर 200 नंबर का होता, एक विद्यार्थी लाया 80 दूसरा लाया 70, तो आप लोग कहेंगे कि गैप जो है वो तो फिर 10 हुआ। लेकिन अब जरा इसको दूसरे एंगल से आप लोग चिंतन करें, मनन करें कि क्या दोनों स्थितियों में दोनों विद्यार्थी का कैटेगरी, क्वालिटी, परफॉर्मेंस क्या सेम था? नहीं, क्योंकि पहले में किसके सापेक्ष था, 100 के सापेक्ष 80 लाया, और दूसरे एग्जाम्पल में 200 में 80 लाया। बात समझ में आया? हम लोग प्रतिशत बनाते हैं, सबको पता है प्रतिशत, ये शत मतलब होता है सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो प्रतिशत किसके सापेक्ष होता है, 100 के सापेक्ष। ठीक है, अब जैसे अब ये जो सापेक्षिक अपवर्तनांक है ये क्या है, आप लोग पहले, अभी मैं परिभाषा पर नहीं आ रहा, पहले मैं इसको स्पष्ट कर दूं। ये दो प्रकाशीय माध्यम है, 1 और 2, दो अलग अलग प्रकाशीय माध्यम। ठीक है, अब हम लोग जब कंपेयर करते हैं, कैसे आमतौर पर बच्चों का जब रिजल्ट आता है तो हम लोग कंपेयर करते हैं कि उसको कितना नंबर आया, इसको कितना नंबर आया, उसको कितना नंबर आया, उसको ये हम लोग कंपेयर करते हैं। हम लोग भी जब क्लास में टेस्ट देते हैं तो हम लोग कंपेयर करते हैं, इसको कितना आया, उसको कितना आया, उसको, ये होता है कंपैरिजन, तुलना। ठीक है, तो जब हम लोग ध्यान देंगे आप लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ज्यामितीय प्रकाशिकी के बचे हुए हिस्से का बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी महत्वपूर्ण हिस्से को, इस महत्वपूर्ण हिस्से को जो भी विद्यार्थी बढ़िया से समझ गया, तो मेरा दावा है उसको आगे ज्यामितीय प्रकाशिकी में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ये आप लोगों को आगे मेरे इस बात का आगे जो है ये अर्थ समझ में आ जाए। लेकिन आगे आए उससे पहले बेहतर ये रहेगा जब समझाया जा रहा हो उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ये दो प्रकाशीय माध्यम, अब देखिए हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसकी तुलना में इसका अपवर्तनांक क्या है। मान लेते हैं, हम एग्जांपल दे रहे हैं, मान लेते हैं इसका 2 है और इसका 1.5।
अब देखना है ये कि कंपैरिजन करें, इसके कंपैरिजन में इसका क्या दिख रहा है, कम है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसका क्या है, ज्यादा है। तो जब हम लोग दो प्रकाशीय माध्यमों के अपवर्तनांक की तुलना करते हैं, जब हम लोग दो प्रकाशीय माध्यमों के अपवर्तनांक की तुलना करते हैं, तो उसी को कहा जाता है सापेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, तो सापेक्षिक अपवर्तनांक ये दो तरीके से होता है, दो प्रकाशीय माध्यम के बीच दो तरीके से होता है। ध्यान देंगे आप लोग इस रफ वर्क को, या तो 1 के सापेक्ष 2 का, या नहीं तो 2 के सापेक्ष 1 का। यही ना हो सकता है, या तो इसके सापेक्ष इसका या इसके सापेक्ष। ठीक है, अब अगर 1 के सापेक्ष 2 का हुआ तो इसको कहेंगे 2 का सापेक्षिक अपवर्तनांक, क्योंकि जिसका कंपैरिजन हुआ उसी का कहलाएगा सापेक्षिक अपवर्तनांक। तो 1 के सापेक्ष 2 का, इसको कहेंगे 2 का सापेक्षिक अपवर्तनांक, या 2 के सापेक्ष 1 का, इसको कहेंगे 1 का सापेक्षिक अपवर्तनांक। अब समझ में आया? ठीक है, हम लोग अब इसी सापेक्षिक अपवर्तनांक को आगे बढ़ाएंगे और फिर से हम ये आप लोगों को एक बात फिर से क्लियर कर दें कि आज के वीडियो को आप लोग एक एक जगह को बहुत ध्यान से देखेंगे, अपने दोस्तों को भी कहेंगे कि आज के वीडियो को कम से कम ध्यान से देख लें। अगर आज का वीडियो अगर गड़बड़ हो गया या अगर समझ में नहीं आया तो फिर अगला जो क्लास होगा, जो कल ही होगा, वो वीडियो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग आज के वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसी सापेक्षिक अपवर्तनांक का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और उसका डेरिवेशन है, उसको हम लोग कल ही अपलोड होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि लॉकडाउन के बाद जो कोचिंग खुलने की जो संभावना आ रही थी 16-17 जून से आ रही थी, लेकिन फिलहाल 30 जून तक इसका कोई लक्षण दिख नहीं रहा है। इसलिए इसके पीछे जो भी डिले हुआ उसकी क्षतिपूर्ति जो है इस वीक में लगातार होती रहेगी, और हमारा कोशिश रहेगा कि जितने भी छोटे छोटे ऑप्टिक्स के जितने भी छोटे छोटे पोर्शन है, क्योंकि बड़ा पोर्शन जो व्यंजक निकालना है, जो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होता है, उसको यहाँ पर जो है आधे घंटे 40 मिनट में समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी छोटे छोटे जो भी ऑप्टिक्स के जितने भी हिस्से हैं जून के महीने में उसको हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।